प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद्र बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। बीकॉम पार्ट थर्ड ABST के पेपर फर्स्ट ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अंकेक्षण एवं प्रबंधकीय लेखांकन। इसमें आज हम बात करेंगे अंकेक्षण की, और अंकेक्षण में बात करेंगे रोकड़ बही के भुगतान पक्ष का प्रमाणन। रोकड़ बही के भुगतान पक्ष का प्रमाणन करते समय अंकेक्षक को प्रत्येक भुगतान के संबंध में गवाह या सबूतों की जांच करनी चाहिए। ये सबूत या गवाह उस व्यक्ति द्वारा जारी की गई छपी हुई रसीदें हो सकती हैं जिसने भुगतान प्राप्त किया हो। इन रसीदों के अलावा अंकेक्षक को ये भी देख लेना चाहिए कि भुगतान किसी उच्च अधिकारी द्वारा अधिकृत है अथवा नहीं है। संस्था में भुगतान के संबंध में क्या नियम प्रचलित है, आंतरिक निरीक्षण कैसा है, इन सब बातों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रमाणन करते समय वही सामान्य नियम अपनाए जाने चाहिए जो कि रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष का प्रमाणन करते समय भी ध्यान में रखे जाते हैं। भुगतान की सत्यता की जांच करने के संबंध में कहा गया है कि भुगतान का प्रमाणन करते समय अंकेक्षक केवल इतना ही नहीं देखता है कि पैसा चुका दिया गया है, उसे अन्य कई बातों की भी जांच करनी पड़ती है। इसलिए रोकड़ बही के भुगतान पक्ष का प्रमाणन करते समय अंकेक्षक को कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जिनमें से प्रमुख है और पहली है भुगतान की वास्तविकता। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि भुगतान वास्तव में किया गया है और इसकी जांच वह संबंधित प्रमाणकों की सहायता से कर सकता है। प्रमाणकों की जांच के लिए उसे वाउचर्स को बारीकी से देखना चाहिए कि वाउचर उसी भुगतान से संबंधित है। दूसरा है भुगतान का संबंध अंकेक्षण वर्ष से। जिस भुगतान का लेखा अंकेक्षण वर्ष में किया गया है वह भुगतान अंकेक्षण वर्ष में ही किया गया होना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि भुगतान पिछले वर्ष का कर दिया गया हो और इसका लेखा इस वर्ष किया जा रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही प्रमाण को 2 बार लिखकर गबन कर लिया गया हो। अब यहाँ यदि हम एक उदाहरण देखें कि 15 सितंबर 2015 को किसी भुगतान के संबंध में प्राप्त प्रमाणक को 15 सितंबर 2015 को तो लिख दिया गया और दूसरे वर्ष की फाइल में गायब कर 15 सितंबर 2016 को पुनः लिखकर उस रकम का गबन कर दिया गया हो, तो अंकेक्षक को कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए और प्रमाणकों को अच्छी तरह से देखना चाहिए। तीसरा है व्यापार के लिए भुगतान। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि भुगतान व्यापार के लिए किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी निजी खर्च को व्यापार में लिख दिया गया हो। यहाँ हम बात करें उदाहरण के लिए, जैसे कंपनी का मैनेजर रेफ्रिजरेटर खरीदकर अपने घर लगवा लेता है और भुगतान को कंपनी खर्च में लिख देता है, तो अंकेक्षक को देखना चाहिए कि इस प्रकार का गबन कहीं हुआ तो नहीं है। चौथा है सही व्यक्ति को भुगतान। प्रमाणकों के आधार पर अंकेक्षक ये ज्ञात करेगा कि जिस व्यक्ति को भुगतान किया गया है उसे भुगतान प्राप्त करने का अधिकार था भी अथवा नहीं। किसी अन्य आदमी का भुगतान तो उसने प्राप्त नहीं कर लिया। इस प्रकार की गड़बड़ियां मजदूरी के भुगतान के संबंध में अधिक होती हैं। पांचवा है सही राशि का भुगतान। जिस राशि का भुगतान किया गया है उसकी गणना करके देख लेना चाहिए कि प्राप्तकर्ता को उतनी ही रकम प्राप्त करने का अधिकार था, उससे कम या अधिक रकम नहीं चुकाई गई है। और छठा है भुगतान की देयता। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि जो भुगतान किया गया है वो देय हो चुका है। इस संबंध में ये भी देखना चाहिए कि भुगतान जिस तारीख को किया गया है उस तारीख को या उससे पूर्व देय हो चुका था और भुगतान की तारीख पर प्राप्तकर्ता को उस भुगतान को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। सातवां है भुगतान का अधिकृत होना। कंपनियों और अन्य बड़ी व्यावसायिक संस्थाओं में विभिन्न अधिकारियों की भुगतान के संबंध में कुछ सीमाएं निर्धारित होती हैं और सीमा के अंतर्गत कुछ निर्धारित कार्यों के लिए उन व्यक्तियों को खर्च करने के अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं। अंकेक्षक को प्रत्येक भुगतान के संबंध में देखना चाहिए कि ये भुगतान किस अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है और उसके द्वारा अधिकृत किया गया है अथवा नहीं किया गया है।
8वां है सख्ती से परे कार्यों के लिए नहीं। यदि संस्था के अपने उपनियम बने हुए हैं, जैसे कि कंपनी के लिए पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम, साझेदारी के लिए साझेदारी संलेख, सहकारी समिति के लिए उपनियम आदि, तो अंकेक्षक को फिर ये देखना चाहिए कि संस्था का निर्माण किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है और कोई ऐसा भुगतान तो नहीं कर दिया गया है जो इन उद्देश्यों में नहीं आता हो, क्योंकि ऐसा भुगतान सख्ती से परे कार्यों के लिए माना जाएगा। 9वां है भुगतान की वैधता। कुछ संस्थानों पर विशेष विधान लागू होते हैं, इसलिए अंकेक्षक को ये देख लेना चाहिए कि संस्थाओं द्वारा किया गया भुगतान उन पर लागू होने वाले विधान के अनुसार गैर कानूनी तो नहीं है। जैसे कि राजस्थान सहकारी अधिनियम के अनुसार एक सहकारी समिति अपने लाभ का एक निर्धारित हिस्सा ही निर्धारित विधि के अनुसार लाभांश के रूप में बांट सकती है। अंकेक्षक को ये देख लेना चाहिए कि नियमों के प्रावधानों का पालन पूर्ण रूप से किया गया है अथवा नहीं। और इसमें 10वां है सही लेखा। अंकेक्षक को ये भी देख लेना चाहिए कि रोकड़ बही में भुगतान का सही लेखा और खाता बही में सही खतौनी की गई है। इन सब बातों का अंकेक्षक को ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद हम बात करेंगे कि विभिन्न मदों के भुगतानों का प्रमाणन। विभिन्न मदों के भुगतान के प्रमाणन में सबसे पहले हम बात करेंगे नगद क्रय की। नगद क्रय का प्रमाणन करते समय अंकेक्षक को तत्संबंधी रसीद की जांच करनी चाहिए तथा उसका मिलान रोकड़ बही में किए गए लेखों से कर लेना चाहिए। उसे ये भी देख लेना चाहिए कि क्रय पूर्ण अधिकृत है अथवा नहीं तथा माल प्राप्त करते समय माल आगमन पुस्तक में उसे दर्ज किया गया है अथवा नहीं किया गया है। तो नगद क्रय के संबंध में अगर हम प्रमाणकों की बात करें तो प्रमाणक होंगे कैश मीमो, माल आगमन पुस्तक, उचित अधिकारी से माल खरीदने की स्वीकृति आदि। दूसरा है लेनदारों को भुगतान। जब किसी लेनदार को रुपयों का भुगतान किया जाता है तो उससे एक रसीद प्राप्त होती है। इस प्रकार के भुगतान का प्रमाणन यही रसीद है। इन रसीदों की सहायता से ही ऐसे भुगतानों का प्रमाणन होना चाहिए। समय समय पर लेनदारों द्वारा भेजे गए हिसाब विवरणों का भी अंकेक्षक को निरीक्षण करते रहना चाहिए तथा ये भी पता लगाना चाहिए कि संस्था द्वारा इन विवरणों का लेनदारों के खातों से मिलान किया जाता है अथवा नहीं। प्रमाणन करते समय बीजकों की भी सहायता लेनी चाहिए। लेनदारों को भुगतान करते समय प्राप्त बट्टे का भी अंकेक्षक को ध्यान में रखना चाहिए। उस बट्टे के संबंध में प्रचलित परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए तथा ये देखना चाहिए कि आवश्यक और उचित बट्टा वास्तव में लेनदारों द्वारा दिया गया है अथवा नहीं। इसके संबंध में प्रमाणक होंगे, लेनदारों को भुगतान के संबंध में जो प्रमाणक होंगे वो होंगे रसीद, हिसाब का विवरण, बीजक, अन्य प्रपत्र इत्यादि। तीसरा है वो है वेतन का भुगतान। वेतन के रूप में दी गई रकम का प्रमाणन वेतन पुस्तक से हो सकता है। वेतन पुस्तक में वेतन संबंधी सभी विवरण तथा पाने वाले के हस्ताक्षर रहते हैं। यदि समस्त कर्मचारियों के लिए एक ही चेक काटा गया है तो रोकड़ बही के लेखे का मिलान वेतन पुस्तक के खरी रकम नेट अमाउंट के योग से कर लेना चाहिए। किंतु यदि प्रत्येक कर्मचारी को अलग अलग चेक दिए गए हैं तो रोकड़ बही का मिलान वेतन पुस्तक के प्रत्येक लेखे से करना चाहिए। वेतन पुस्तक की गणनाओं तथा योग को भी जांच लेना चाहिए। वेतन के भुगतान के संबंध में जो प्रमाणक होंगे वो हैं वेतन पुस्तक, चेक का प्रतिपूरण, कार्यवाही पुस्तक, नियुक्ति पत्र, प्रसंविदेय इत्यादि। चौथा है मजदूरी का भुगतान। श्रम विभाजन तथा अधिक उत्पादन के इस युग में बहुत सी संस्थाओं में हजारों श्रमिक काम करते हैं और उनको दी जाने वाली मजदूरी भी लाखों में होती है। अतः इन संस्थाओं में मजदूरी का प्रमाणन बहुत महत्वपूर्ण होता है। झूठे भुगतान अथवा कम कार्य करने वालों को अधिक भुगतान दिखाकर धन का गबन किया जा सकता है। अतः अंकेक्षक को बहुत सावधानी से मजदूरी के भुगतान का प्रमाणन करना चाहिए। मजदूरी के भुगतान के संबंध में जो प्रमाणक हो सकते हैं वो है मजदूरी तालिका, उपस्थिति कार्ड, कार्य का कार्ड, फॉरमैन का विवरण पत्र, चेक का प्रतिपूरण, पासबुक तथा भुगतान के लिए फॉरमैन का प्रमाण पत्र आदि। पांचवा है देय बिलों का भुगतान। देय बिलों के संबंध में सभी विवरण देय बिल बही में दिए हुए होते हैं। यदि ऐसे बिलों का भुगतान किया जावे तो उसके प्रमाण के लिए रुपया पाने वाले की रसीद
उसके द्वारा वापस किए गए देय बिल और देय बिल भई पर्याप्त हैं। यदि भुगतान चेक द्वारा किया गया हो तो बैंक जो पासबुक है, बैंक की पासबुक की भी जांच उसे करनी चाहिए। तो देय बिलों के भुगतान के संबंध में जो प्रमाणक होंगे वो है रसीद, पासबुक, देय बिल तथा देय बिल भई। छठा है भूमि भवन आदि की खरीद। भूमि भवन आदि की खरीद के संबंध में अंकेक्षक को जो प्रमाणक देखने चाहिए उनमें महत्वपूर्ण है बैनामा, वकील का हिसाब, दलाल का हिसाब, नीलामकर्ता का नोट, ठेकेदार का बिल व रसीद, प्रसंविदे तथा शिल्पकार के प्रमाण पत्र आदि को देख करके भूमि भवन आदि की खरीद का प्रमाणन करना चाहिए, जांच करनी चाहिए। सातवां है प्लांट और मशीनरी की खरीद। प्लांट और मशीनरी की खरीद का प्रमाणन विक्रेता से प्राप्त बिल तथा उसके द्वारा दी गई रसीद से कर लेना चाहिए। और प्लांट और मशीनरी खरीदने में जो प्रमाणक हो सकते हैं वह है विक्रेता का बिल, रसीद, पत्र व्यवहार, नीलामकर्ता का नोट इत्यादि। इनके आधार पर अंकेक्षक को जांच करनी चाहिए। आठवां है पेटेंट और कॉपीराइट। पेटेंट और कॉपीराइट का प्रमाणन करते समय अंकेक्षक को जो प्रमाणक ध्यान में रखने चाहिए, जो सबूत ध्यान में रखने चाहिए वो हैं अधिकृत दस्तावेज, सर्टिफिकेट्स, विक्रेता की रसीद आदि को देख करके अंकेक्षक को पेटेंट और कॉपीराइट्स का अंकेक्षण करना चाहिए। नवा है ऋण पत्रों व ऋण पर ब्याज का भुगतान। इसके लिए प्रमाणक को ऋण की शर्तें, रसीदें, ब्याज, अधिपत्र या कूपन, ब्याज भई, पासबुक आदि प्रमाणकों को देख करके जांच कर लेनी चाहिए। और 10वां है लाभांश का भुगतान। लाभांश के भुगतान के संबंध में लाभांश अधिपत्र को देखना चाहिए, बैंक की पासबुक और लाभांश बही को देख करके अंकेक्षण को जांच करना चाहिए कि वास्तव में जो दिखाया गया है उतने लाभांश का ही भुगतान किया गया है। 11वां है प्रबंध संचालकों का पारिश्रमिक। प्रबंध संचालकों के पारिश्रमिक में जो महत्वपूर्ण जो प्रमाणक होंगे वो होंगे समझौता, पारिश्रमिक का बिल, रसीद और कंपनी अधिनियम की संबंधित धाराएं हैं, उनके आधार पर प्रबंध संचालकों को जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसका प्रमाणन अंकेक्षक को करना चाहिए। 12वां है किराया क्रय प्रसंविदों पर किस्तों का भुगतान। इसके लिए अंकेक्षक को लेखे के विवरण, रसीदें आदि देख करके किराया क्रय जो प्रसंविदे हैं उन पर जो किस्तों का भुगतान किया जाता है उसका प्रमाणन करना चाहिए। 13वां है किराया क्रय आधार पर आवप्त संपत्तियां। इन संपत्तियों के संबंध में अंकेक्षक को कार्यवृत्त पुस्तक का निरीक्षण करना चाहिए, किराया क्रय संलेख का बहुत सावधानी से परीक्षण करना चाहिए और उसके आधार पर यह देखना चाहिए कि किराया क्रय आधार पर जो संपत्तियां हैं वो सही हैं। 14वां संचालकों की फीस। संचालकों की फीस के भुगतान का प्रमाणन करने के लिए अंकेक्षक को अधिनियमों, संचालकों की बैठक की कार्यवाही पुस्तिका, उपस्थिति रजिस्टर, संचालकों के बिल तथा उनसे प्राप्त रसीदों की जांच करनी चाहिए। 15वां है संचालकों को दिया गया पारिश्रमिक। संचालकों को दिया गया पारिश्रमिक का अंकेक्षण करते समय अंकेक्षक को हकिया अधिकार का परीक्षण करना चाहिए, वैधानिक प्रावधानों के अनुसार परीक्षण करना चाहिए। और 16वां है संपत्तियों के अधिग्रहण हेतु भुगतान। किसी संपत्ति का क्रय भुगतान की गई राशि की रसीद द्वारा विधिवत प्रमाणित होना चाहिए। किसी अचल संपत्ति की स्थिति में अंकेक्षक को स्वत्वाधिकार संबंधी दस्तावेजों का भी निरीक्षण कर लेना चाहिए। अचल संपत्ति का स्वत्वाधिकार प्राप्त रजिस्ट्री से ही हस्तांतरित होता है। और 17वां है रेल किराया और चुंगी कर। रेल किराया और चुंगी कर का अंकेक्षण करते समय अंकेक्षक को प्रमाणन के लिए रसीदें देख लेनी चाहिए। 18वां है बैंक वे। बैंक वे का प्रमाणन करते समय अंकेक्षक को पासबुक तथा अन्य कोई सूचनाएं हैं उसके संबंध में उनको देख करके इसका प्रमाणन बैंक वे का कर लेना चाहिए। और 19वां है कमीशन का भुगतान। कमीशन के भुगतान के लिए जो महत्वपूर्ण प्रमाणक हैं वो हैं प्रसंविदे, विक्रय विवरण आदि को देख करके अंकेक्षण को कमीशन के भुगतान का प्रमाणन करना चाहिए।
और 20वां है अनादृत प्राप्य बिल। अनादृत प्राप्य बिलों के अंकेक्षण करते समय अंकेक्षक को बैंक पासबुक, बिल खाते इत्यादि को देख लेना चाहिए और उनकी जांच करके पता लगा लेना चाहिए कि अनादृत प्राप्य बिल सही है अथवा नहीं। और 21वां है विविध व्यापार व्यय। विविध व्यापार व्यय में व्यापारिक व्यय जैसे किराया है, कर है, बीमे का खर्च, विज्ञापन खर्च, बिजली का खर्च, इन सब के भुगतान का प्रमाणन करने के लिए प्राप्तकर्ता द्वारा जो रसीदें जारी की गई हैं उनको ही प्रमाणक मान लेना चाहिए, वो पर्याप्त होंगी। 22वां है फुटकर खर्चे। फुटकर खर्चों के प्रमाणन के लिए फुटकर रोकड़ बही की सहायता लेनी चाहिए। यदि ये बही सुव्यवस्थित ढंग से उसने नहीं बना रखी है तो उसे ऐसे खर्चों का विश्वसनीय प्रमाण समझा जा सकता है। और 23वां है डाक व्यय। डाक व्यय के लिए डाक व्यय पुस्तक रखी जाती है, अतः इस डाक व्यय जो पुस्तक है उसकी जांच करनी चाहिए। विशेषकर ये देखना चाहिए कि डाक व्यय व्यापार के संबंध में ही हो रहे हैं, कहीं व्यक्तिगत मामलों के संबंध में तो डाक व्यय पर खर्च नहीं किया जा रहा है। और 24वां है प्रारंभिक व्यय। प्रारंभिक खर्चों में कई प्रकार की मदें शामिल होती हैं। प्रत्येक मद का उससे संबंधित जो प्रमाणक है उसकी सहायता से प्रमाणन कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने चर्चा की रोकड़ बही के भुगतान पक्ष के प्रमाणन की। आज के लिए इतना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।